हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अध्याय 2 है विज्ञान में अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनके उत्तर देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के प्रश्न उत्तर की। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इसका पीएच 10 होगा, क्योंकि जो क्षारक होता है वो ही लाल लिटमस को नीला करता है और क्षारक की जो पीएच होती हैं वो 7 से ज़्यादा होती हैं। तो 7 से ज़्यादा यहाँ पर 10 है, तो इसका सही उत्तर होगा 10। दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इसका उत्तर है इस विलयन में HCl होगा, क्योंकि HCl जो है वो अंडे के कवच से अभिक्रिया कर लेता है जिससे एक गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका सही उत्तर है डी, 16 ml। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो आपने अगर इस पाठ को सही ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि ये जो है इनके लिए हमें पहले शब्द समीकरण लिखनी है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 है। तो पहले शब्द समीकरण लिखनी है और फिर बाद में उनकी संतुलित समीकरण भी लिखनी है। तो हम पहला ले लेते हैं। पहले में कह रहा था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसकी हम पहले शब्द समीकरण लिखेंगे कि दानेदार जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, जिससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसकी संतुलित समीकरण लिखेंगे तो जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है और जिंक सल्फेट का सूत्र ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। इसलिए समीकरण बन जाएगी Zn प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इंटू ZnSO4 प्लस H2। दूसरे में ये कह रहा था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और इसकी जो समीकरण है, संतुलित समीकरण, वो लिखेंगे कि Mg प्लस 2HCl कन्वर्टेड इंटू MgCl2 प्लस H2। अब आप सी में देख सकते हो कि सी में ये कह रहा था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए हम शब्द समीकरण लिखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जो हम समीकरण लिखेंगे, संतुलित समीकरण, वो इस प्रकार से हो जाएगी 2Al प्लस 3H2SO4 कन्वर्टेड इंटू Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2। अब डी में ये कह रहा था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसकी भी शब्द समीकरण लिख लेते हैं। इसकी शब्द समीकरण हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस आयरन कन्वर्टेड इंटू फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसकी जो संतुलित समीकरण होगी वो इस प्रकार होगी HCl प्लस Fe कन्वर्टेड इंटू FeCl2 प्लस H2। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में ये कह रहा है कि
एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन गैस होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। इसका उत्तर यहाँ पर लिख रखा है कि नीचे दिए गए चित्रानुसार उपकरणों को व्यवस्थित करते हैं तथा विद्युत परिपथ बनाते हैं। पात्र में एल्कोहल लेकर बैटरी को परिपथ से जोड़कर एमीटर की सुई में विचलन देखते हैं। इस क्रियाकलाप को ग्लूकोज विलयन के साथ पुनः करते हैं तो हम देखते हैं कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज विद्युत के चालक नहीं है, क्योंकि एमीटर की सुई में विचलन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यानी कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि इस चित्र में हम जब ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन डालेंगे, ये जो चित्र बना रखा है, इस चित्र में हम ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन डालेंगे और जब ये प्रयोग करेंगे तो जो एमीटर जोड़ रखा है उस एमीटर में किसी प्रकार का हमें विचलन देखने को नहीं मिलता है। अगर विचलन होता है इसका मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती हैं, यानी कि आयन मुक्त हो रहे हैं, इसलिए वो अम्लीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनमें से विद्युत भी प्रवाहित नहीं हो पाती हैं और एमीटर के अंदर विचलन भी दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इस बॉक्स में देख सकते हो कि आश्रित जल H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों में पृथक नहीं होता। वर्षा के जल में अम्ल एवं अन्य अशुद्धियां होती हैं, इसलिए वर्षा के जल में H पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयनों की उपस्थिति होती है। इन आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। ये कह रहा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। जल की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रम से 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। अब कौन सा विलयन, ये पूछ रहा कौन सा विलयन A के अंदर पूछ रहा है, उदासीन है। उदासीन विलयन की pH हमेशा 7 होती है, यानी कि 7 किस नंबर पे है, 4थे नंबर पे है, यानी कि D वाला जो होगा वो उदासीन होगा। बी में पूछ रहा है कि प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय कौन सा होता है, जिसकी pH 7 से ज्यादा है, और जो जितनी ज्यादा होगी उतना प्रबल क्षारीय होगा। तो सबसे ज्यादा pH किसकी है, 11 की, और 11 किस नंबर पे, C पे, यानी कि जो C वाला विलयन है या C वाला जो विलयन है उसकी pH सबसे ज्यादा होगी और वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, इसलिए यहाँ पर प्रबल क्षारीय का उत्तर होगा C। फिर सी में पूछ रहा है, प्रबल अम्लीय हैं। जो अम्लीय होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है और जितनी कम होती है वो उतने प्रबल होते जाते हैं। तो सबसे कम किसकी है, 1 की है, और 1 किस नंबर पे है, B की जगह पर है, 2 नंबर पे है, यानी कि B वाले विलयन में है। तो जो B वाला विलयन है वो प्रबल अम्लीय होगा। अगले में पूछ रहा है दुर्बल अम्लीय, यानी कि इससे दुर्बल अम्ल जिसकी pH 4 है वो दुर्बल अम्ल है, तो वो विलयन A होगा, यानी कि दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, A वाला विलयन। फिर अंत में पूछ रहा है दुर्बल क्षारीय, जिसकी pH 7 से तो ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा 11 की है और उसके बीच में जो आ रही है 9, वो किस नंबर पे है, E पे, यानी कि E वाला जो विलयन है वो दुर्बल क्षारीय होगा। इसलिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ए में पूछा था इसने उदासीन है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा विलयन डी, जिसका pH का मान 7 है वो उदासीन है। बी में इसने पूछा था प्रबल क्षारीय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन सी, जिसका pH का मान 11 है वो प्रबल क्षारीय है। सी में इसने पूछा था प्रबल अम्लीय, तो इसका उत्तर है विलयन बी, जिसका pH का मान 1 है। और डी में इसने पूछा था दुर्बल अम्लीय है,
तो इसका उत्तर विलियन ए जिसका पीएच का मान 4 है। और अंत में इसने पूछा था दुर्बल क्षारीय हैं, तो इसका उत्तर है विलियन ई जिसका पीएच का मान 9 है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी ई इन पांचों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आगे इसने जो ये पीएच के मान हैं इनको आरोही क्रम में जमाने के लिए बोला था, तो वो यहाँ पर जमा रखे हैं कि पीएच के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम इस प्रकार से है 11 इज लेस देन 9 इज लेस देन 7 इज लेस देन 4 एंड इज लेस देन 1 है। यानी कि जिसकी पीएच जितनी ज़्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा उतनी ही कम होती है, सांद्रता उतनी ही कम होती है। अगला प्रश्न है 10वां जो है, ये कह रहा है प्रकनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रकनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा प्रकनली बी में एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH डालिए। अब आगे कह रहा है दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस प्रकनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। तो जो इसका उत्तर है वो उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि प्रकनली ए में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि दही दूध से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब इसमें इसने 2 प्रश्न पूछे हैं। ए में ये पूछ रहा है ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब दूध अधिक अम्लीय हो जाता है तो वह खाने पीने योग्य नहीं रहता है। ताज़ा दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा यानी कि दुर्बल क्षार मिला देता है ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज़्यादा समय तक दूध सुरक्षित रहे। फिर ये बी में पूछ रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। जो ज़्यादा क्षारीय है तो उसको अम्लीय बनने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए लिख रखा है बी में देखो कि यह दूध ताजे दूध से अधिक क्षारीय है, इसलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर कर रखी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता यानी कि जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बनता है। इसलिए इस यहाँ पर समीकरण लिख रखी है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O कन्वर्टेड इनटू CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर हाफ H2O लिख रखा है, तो यहाँ पर आप हाफ की जगह 1.5 पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि 1.5 अणु H2O होता है। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले मैं परिभाषा बता देता हूं आपको, यहाँ पर लिख रखा है कि जब कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण एक तो यहाँ पर लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं, ये उदाहरण है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनता है, और इसकी समीकरण भी यहाँ पर लिख रखी है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O।
और दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर लिख रखा है मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। और इसकी समीकरण भी यहाँ पर लिख रखी है, MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl कन्वर्टेड इनटू MgCl2 प्लस 2H2O। अब इस पाठ का अगला और अंतिम प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, पहला आप देख सकते हो। धोने का जो सोडा है उसके दो उपयोग यहाँ पर लिख रखे हैं कि इसका जो पहला उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। और दूसरा उपयोग भी लिख रखा है मैंने कि इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। अब बेकिंग सोडा के भी मैंने दो उपयोग यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इसमें से पहला है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है कि इसका उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पॉन्जी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि खस्ता पकौड़े बनाने हैं घर पे, तो उसमें बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। इस प्रकार से हमारा ये आज का वीडियो पूरा हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर अभी तक भी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।